ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, क्लास +2, चैप्टर नंबर 4। हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी कवर कर ली, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कवर कर ली। इस वीडियो में कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या था देखिए, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। हम काफ़ी प्रीवियस क्लासेस, हाँ जी, ट्रेड, क्या ट्रेड, सर्विसेज, ठीक है, ऑल वर्ल्ड इज वन मार्केट, सबसे बेस्ट मीनिंग है ना, सबसे आसान। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या था। ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या किया गया, इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ की वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। इंडियन इकोनॉमी को जोड़ा गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ा गया इंडियन इकोनॉमी के साथ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इजी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, वो हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीन टू से होल अर्थ इक्वल्स टू वन मार्केट। तो पूरी धरती में, पूरी अर्थ पे आप एक ही मार्केट जब बना दोगे तो हम बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है। आप मार्केट किसे बोलते हो, जहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप गुड्स सेल परचेज कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो कि पूरे वर्ल्ड में जब हम सेल कर सके, परचेज कर सके, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ क्लियर है। और ये इंडिया में लेके आना ज़रूरी था। जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया तो हमें क्या रिजल्ट मिले, इसके क्या इम्पैक्ट हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन को हमने इंडिया में लेके आए हम लोग, तो हमें रिजल्ट मिला कि हमारे इंडियन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो गया। इंडियन प्रोडक्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है, और इसके साथ ही फिर हमारे प्रोडक्शन टेक्निक में भी चेंजेस आ गए, क्योंकि जब हमने देखा कि दूसरे लोग तो ऐसे सामान बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे पैकिंग करते हैं, तो हम लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आपको। तो उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, हमारे प्रोडक्शन टेक्निक में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। प्रोडक्शन टेक्निक चेंजेस आने के बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी इकोनॉमी ने भी ग्रोथ करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे बस वही था कि वही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रगल करेगा। आराम से बैठने वालों के लिए मार्केट में कोई जगह नहीं रही। ठीक है, आपकी बुक में एक बॉक्स में टॉपिक बना हुआ है आउटसोर्सिंग। व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो पहले मैंने इसका एक आसान मीनिंग लिखा है। आउटसोर्सिंग मीन टू से डू योर वर्क फ्रॉम अदर्स। जब हम हमारा काम दूसरों से करवाते हैं उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कर लो, फॉरेन में कोई भी एक मॉल है, दुबई में या अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पे भी कोई भी एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है। वो वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, फिलिपीन, कुछ ऐसी कंट्रीज से लोगों को मंगवाते हैं। क्यों बुलाते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ पे उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी और हमारे लोग कम सैलरी पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ये टॉपिक कब, कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन के साथ ही। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब हो गया डू योर वर्क फ्रॉम अदर। अब इंडिया में आउटसोर्सिंग कैसे सक्सेस हो गया, हम लोग दूसरे देशों में जाके काम क्यों करेंगे। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है जो वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे लोगों को यहाँ पे काम नहीं मिल पाता और हमारे मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉय होने की वजह से वो चीप लेबर एक सस्ते रेट पे दूसरे कंट्री में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। जब उन्होंने या तो सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो वो आपको रखेंगे या वहाँ के किसी रेजिडेंट को रखेंगे। वहाँ के रेजिडेंट बोलेगा जी मुझे तो $10,000 चाहिए, आपको वो देंगे $100 या $1000, क्योंकि आपके $1000 यहाँ पे आके 50,000 बन गए और आप खुश हो। वहाँ के लोगों के लिए $1000 1000 ही हैं, तो वो वहाँ पे काम नहीं करते। ठीक है, तो हमारे लोग चीप लेबर पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया, आईटी इंडस्ट्री ने इंडिया में प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करनी शुरू की है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हो गई, लोगों के पास स्किल तो आ गए, लेकिन हमारे पास वो मंच नहीं मिला हमारे लोगों को कि वो इंडिया में ही रह के काम कर सके, इसलिए वो दूसरे देशों में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए आउटसोर्सिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू हो रहा है इंडिया में। ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसके बाद से टॉपिक हमारी इंडिया में ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, कि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया, प्रमोट किया।
तो यहाँ पे मैंने लिखा हो कि वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, या हमारे रिजल्ट हमें ऐसे मिले कि हमें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए बुक में सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया। कैसे इंक्रीमेंट? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, पहले कितना होता था ये 40%, अब ये 51 to 100% तक इन्वेस्टमेंट लोग करने लगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिर्फ ये था कि अब हमारी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी वो कम कर दी। पहले आपको बोला जाता था ना कि अपने मंथ में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही दूसरे देशों के साथ बिजनेस में लेके आनी है, या तो इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करवाओ, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन इम्प्रूव, बैरियर कंट्रोल होने के बाद हमारी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी? देखिए, कन्वर्ट करना, जब हम लोग दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं, हम हमारे फैमिली को कुछ पैसे भेजते हैं, कुछ गिफ्ट भेजते हैं। जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उनसे हम लोग को बहुत सारा सामान मंगवाते हैं या बेचते हैं। मेरे पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो जब दूसरे देशों की गुड्स हमारे इंडिया में आ रही हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ पे आके कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन में बंद कर दूंगा तो आप जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट पहनते हो, परचेज करते हो, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। ये चल तब तक रहे जब तक ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। अगर ग्लोबलाइजेशन के तहत होल मार्केट बंद हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इंडिया में इंडियन करेंसी चलेगी, डॉलर नहीं चलनी, पौंड नहीं चलनी। ठीक है, तो लेकिन जब हम दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं या उनको बेचते हैं। हमारा सामान वहाँ पे क्यों एक्सेप्ट होता है, किसके तहत एक्सेप्ट होता है? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के तहत। या फिर जब हम दूसरे लोगों को अपने पैसे कई बार रेंट पे देते हैं, ठीक है ना, हमें उनसे इंटरेस्ट मिलता है, किसी बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, मतलब कि हमें सैलरी मिलती है, या फिर फैमिली एक्सपेंसेस जो हम लोग भेजते हैं वो इंडिया में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, और ये ग्लोबलाइजेशन के बाद ही पॉसिबल हो सकी है, पहले नहीं थी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था कि जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए डरते थे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, आपने बोला सर हमें एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैंने बोला ठीक है बच्चे, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम लगवा दूंगा, और 3 मंथ में हमारा सारा सिलेबस खत्म हो गया, और 4 मंथ में आप लोग घर बैठ जाओगे। इसमें एक ग्रुप का तो फ़ायदा हो गया, दूसरे ग्रुप का नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने पूरे सेशन का काम आपको बहुत पहले करवा दिया, मेरे पास आगे पैसे कैसे आएंगे? ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि जिस भी फॉरेन के साथ हम, देश के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 महीने के लिए नहीं करना, 5-6 महीने के लिए नहीं करना, 5-5 साल के लिए करना, 10-20 साल के लिए करना है। तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए। जैसे लेज कंपनी, आपको पता है जो आलू वगैरह बनते हैं, लेज कंपनी के स्पेशल आलू होते हैं, वो अगर मान लो मैं खेती करता हूँ और मैं लेज कंपनी के लिए आलू की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझो गगन ध्यान से। तो अब यहाँ पे क्या होएगा कि वो कंपनी वाले मुझे एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे मेरे साथ कि 2 साल, 3 साल, 5 साल सर आपने हमें लेज के लिए आलू की प्रोडक्शन करके देनी है, हर साल आप इतनी क्वांटिटी, इतने क्विंटल आलू आप हमें हर हाल में दोगे ही दोगे। मैंने बोला ठीक है जी। अब उनके आलू जो हम घर में खाते हैं वो वाले नहीं होते, उनकी प्रोडक्शन डिफरेंट होती है। वो मुझे प्रोडक्शन टेक्निक बताएंगे, प्रिकॉशंस बताएंगे, मैंने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन्वायरमेंट बताएंगे कैसा क्रिएट करना है। जब मैं वैसे खेती करनी शुरू करूँगा तो उनकी एक टीम आएगी, वो आगे चेक करेगी कि क्या मैं वैसे ही खेती कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आलू मेरा महंगा सेल होगा। अगर ये वाला आलू 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में, तो वो 20-30 रुपये किलो सेल होता है, ठीक है, तो उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मतलब कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए जाती है पॉलिसी। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रिडक्शन इन द टैरिफ, मतलब कि जो टैक्स वगैरह थे, आगे हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी भी कंट्री ने इंडिया में आके बिजनेस करना है तो हम इनको इंडिया में आने नहीं देते थे,
हम क्या करते थे, इनके टैक्स वगैरह इंक्रीज़ कर देते थे, ऐसे ही होता था ना। अब हम लोगों ने टैक्स वगैरह प्रॉब्लम हटा दी और इनको बोला कि आप इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हो। विद ड्रॉ ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसने बोला कि ट्रेड वाले बैरियर हटाओ, जिस देश के साथ जितना बिजनेस करना उसको उतना बिजनेस करने दो। इससे रिजल्ट क्या हुआ, हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, हम क्योंकि हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पहनने को, खाने को, देखने को, कंज्यूम करने को मिलने लगे। ठीक है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव हो गई, हमें अच्छे पैसे दे के अच्छी चीज़ मिलनी शुरू होगी। ठीक है जी।